हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। सो आज हम करेंगे लिव वाइगोत्स्की की थ्योरी, दैट इज सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं सी टेट में, एच टेट में, यूपी टेट में, रीट में, तो जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं रिलेटेड टू लिव वाइगोत्स्की थ्योरी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। स्पेशली आप बात कर लो एच टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट या फिर केवीएस, एनवीएस एग्जाम, जिसमें भी आपको लिव वाइगोत्स्की के क्वेश्चन आप देखोगे, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 या 1 या 3 ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अपने मार्क्स सिक्योर पक्के करिए करिए कि आप अपने मार्क्स लेकर आ सको, एटलीस्ट इनमें जो जो मैं अभी कराने जा रही हूँ। अभी हम लिव वाइगोत्स्की पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस देखेंगे, एंड आफ्टर दैट सो ऑन हम ऐसे हर थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग या साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम सारी वीडियोस लेकर के आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रीकैप ले लेते हैं इनकी थ्योरी का। सो लिव वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज और कल्चर और सोसाइटी तीनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चों के डेवलपमेंट में, है ना। तो इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे, इन्होंने स्टेजेस तो दी नहीं थी, बट इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जैसे कि मोर नॉलेजेबल अदर्स का। मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि आप 5th क्लास का बच्चा है, उसके टीचर्स उससे मोर नॉलेजेबल हो गए, हमारे टीचर हमारे से ज़्यादा मोर नॉलेजेबल हो गए, मतलब जो हमें हेल्प कर सके, ताकि हमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ नहीं आ रही है, तो उसको कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प कर सके, वो हो गया मोर नॉलेजेबल अदर। फिर ZPD की बात करें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, तो ये एक ऐसी रेंज है, ऐसा दायरा है जहाँ पर बच्चे खुद से कुछ नहीं कर पाते, कुछ मतलब कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल की उन्हें साइकिल चलानी है, बच्चों को साइकिल चलाना सीखना है, तो एक ऐसा जोन होगा जहाँ पर वो साइकिल नहीं चला पाएंगे, उन्हें किसी की हेल्प चाहिए होगी। तो जहाँ पर वो नहीं कर पाएंगे, उसी जोन को, उसी रेंज को, उसी दायरे को बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्लेस जस्ट बियॉन्ड व्हाट अ लर्नर्स कैन डू अलोन। ओके, तो मतलब ये क्या है, उससे आगे का जो रास्ता है जहाँ पर लर्नर खुद से नहीं कर पाएगा। तो गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन अचीव विद गाइडेंस फ्रॉम एन MKO, कि एक गैप जो वो खुद कर सकते हैं, और एक वो हेल्प से कर सकते हैं। तो वो जो उसके बीच का जो गैप होगा, उसको ZPD बोलेंगे, मतलब वो गैप जिसमें बच्चा खुद से नहीं कर पाएगा, उसको हेल्प चाहिए होगी। ओके, सो इसे बोलते हैं ZPD। स्कैफोल्डिंग की बात करें तो जो हेल्प दी जाती है मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, ताकि आप काम कर सको खुद से। एक टेम्पररी हेल्प दी जाती है, ये नहीं कि आपको हमेशा के लिए, जैसे साइकिल चलाना सीख रहे हो तो आपके पेरेंट्स आपको टेम्पररी हेल्प देंगे, ऐसा तो नहीं ना पूरी जिंदगी साइकिल के पीछे भागते रहेंगे, नहीं। तो आप यहाँ पर टेम्पररी हेल्प लिए, तो उसे ही बोला जाता है स्कैफोल्डिंग, ताकि आप नया कॉन्सेप्ट सीख सको आसानी से। ओके, और इसमें सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज की बात करी गई है, कि हमारा कल्चर और हमारी लैंग्वेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन आवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ स्पीच बताई थी। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा है। जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिसिज्म की बात करी थी, कि जो बच्चों की जो स्पीच होती है वो ईगोसेंट्रिक होती है। ईगोसेंट्रिक मतलब वो सिर्फ अपना ही व्यू पॉइंट देखते हैं चीज़ों को करने के लिए, है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बट यहाँ पर इन्होंने बात करी थी 3 टाइप की स्पीच की: सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। तो सोशल स्पीच क्या है? जब आप इंटरैक्ट करते हो लोगों के साथ, कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो, तो जब आप चीज़ों को समझते हो, है ना, बातचीत कर करके समझते हो, बोल करके अपनी बात व्यक्त कर लेते हो, तो वो सोशल स्पीच होती है। प्राइवेट स्पीच की बात करें, कि मन मन में, मतलब खुद से ही बातें करना, है ना, जैसे हम कभी कुछ मैथ्स के सॉल्यूशंस करते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकालना है, या फिर कुछ पढ़ रहे हैं, तो अपने आप से ही बात कर रहे हैं, तो उसे ही प्राइवेट स्पीच बोला जाएगा। ओके, तो थिंकिंग अलाउड टू गाइड वन सेल्फ, खुद को ही गाइड करने के लिए आप खुद ही तेज तेज अपने आप से ही बोल रहे हो, किसी दूसरे पर्सन के साथ नहीं। इनर स्पीच की बात करें तो यहाँ पर इनर वर्बल थॉट्स जो आपके मन में आते हैं, जो आप खुद से भी नहीं बोल रहे हो, और ना ही किसी और के सामने बोल रहे हो, आप बस मन मन में ही सोच रहे हो। जैसे कि अब मैंने क्या सोचा आपको नहीं पता ना, तो यही इनर स्पीच है, कि जो मन मन में जो चीजें आप सोचते हो, ठीक है। तो थिंकिंग साइलेंटली इन योर माइंड।
ओके, जिससे कि आपकी लर्निंग बढ़ती है, इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, ओके, काम को करने के लिए। सो बेसिकली इन्होंने ये 3 टाइप की स्पीच दी थी। अब ये इसका रिकैप हो गया है, इसी से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देखते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी थी? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? लिव वाइगोत्स्की ने, है ना, लिव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एरिक्सन की बात करें तो इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने क्राइसिस की बात करी थी, है ना। और कोलबर्ग की बात करें तो कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। और अगर हम बात करें ब्रोनफेन-ब्रेनर की, तो इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात करी थी, जिससे रिलेटेड भी हम आगे बात करेंगे। इनकी थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। तो आपको पेयर बताने कौन सा करेक्ट नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे से रिलेटेड है, सोशल लर्निंग थ्योरी बेंड्यूरा से रिलेटेड है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक्सन से रिलेटेड है, और मोरल डेवलपमेंट थ्योरी वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। तो विच वन इज नॉट द करेक्ट, आपको बताना है। बहुत आसान है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बेंड्यूरा से रिलेटेड है, वेरी करेक्ट। और एक मिनट, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? सो अगर मनो सामाजिक विकास सिद्धांत की बात करें तो ये एरिक एरिक्सन से रिलेटेड है, अभी हमने पता ही किया था। और नैतिक विकास सिद्धांत की बात करें तो नैतिक विकास सिद्धांत कॉलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड है ना। लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी लॉरेंस कॉलबर्ग ने दिया था। वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था? अभी देखा ही था हमने, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ओके, तो इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, ना कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो जो करेक्ट नहीं है वो कौन सा है? लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, लिव वाइगोत्स्की। ओके, सो नेक्स्ट इज द वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? वाइगोत्स्की का निकट विकास क्षेत्र, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, ये क्या किसे संदर्भित करता है? व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, वह कार्य जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है। व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू इंडिपेंडेंटली, वह कार्य जो बच्चा स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद द गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, वह कार्य जो बच्चा किसी अधिक जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन से कर सकता है। और व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू इवन अंडर द गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, वह कार्य जो बच्चा मार्गदर्शन मिलने पर भी नहीं कर सकता। बताइए क्या है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? सो स्टूडेंट, इसमें बात करें तो हम जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखो आप इसको एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ फ्लो चार्ट टाइप, उसके थ्रू आप इसे समझ सकते हो। ये पोर्शन क्या है? जो बच्चा खुद से कर सकता है, आई कैन डू, है ना। और ये पोर्शन क्या है? आई कैन नॉट डू, मैं नहीं कर सकता। और जो इसके बीच का गैप होता है, जिसमें बच्चा हेल्प के थ्रू कर सकता है, हेल्प के थ्रू अगर उसको गाइडेंस दी जाए तो वो कर सकता है, और उसी जोन को क्या बोला जाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, कि जो नॉलेजेबल पर्सन मतलब वह कार्य जो बच्चा किसी अधिक जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन से कर सकता है, उसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर निकट विकास क्षेत्र बोला जाता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ इज नोन एज, कि उसको क्या बोलेंगे उस स्पीच को जब बच्चा क्या कर रहा है? खुद से ही बात कर रहा है, जो स्वयं की ओर निर्देशित होता हो। इगोसेंट्रिक स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच या फिर इनर स्पीच। बताइए, अहम केंद्रित वाणी, निजी वाणी, सामाजिक वाणी या फिर आंतरिक वाणी। वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है, क्या बोलेंगे इसे? बताइए। सो स्टूडेंट, द स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू सेल्फ, मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार वह भाषा जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। इकोसेंट्रिक स्पीच की बात करें तो ये लिव वाइगोत्स्की ने नहीं दी थी, इसके बारे में नहीं बात करी थी। इन्होंने फ्री स्पीच के बारे में बात करी थी, जो हम पढ़ चुके हैं। सो प्राइवेट स्पीच जब बच्चा खुद की ओर डायरेक्टेड मतलब स्वयं की ओर निर्देशित होता है, स्वयं से ही बात करता है, तो वो प्राइवेट स्पीच है। सोशल स्पीच मतलब वो जब दूसरे से बातचीत कर रहा है, सोसाइटी में किसी पर्सन से बात कर रहा है, ओके, तो वो सोशल स्पीच है। और इनर स्पीच की बात करें तो यहाँ पर मन मन में ही, इनऑडिबल वॉइस में ही, है ना, इनऑडिबल वॉइस में ही जब कुछ चीजें सोचता है, तो वो इनर स्पीच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निजी वाणी। नेक्स्ट इज द विच साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर स्पीच इन हिज डेवलपमेंटल थ्योरी। तो इनर स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया था स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने। आंतरिक वाणी का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइज प्रीवियस नॉलेज, कि ज्ञान का निर्माण
पूर्व ज्ञान को रूपांतरित करने, व्यवस्थित करने तथा पुनः व्यवस्थित करने से होता है। और यह कथन निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण को सर्वाधिक स्पष्ट करता है? पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्रूड या फिर बंडूरा? सो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ट्रांसफॉर्म करके, ऑर्गेनाइज करके और फिर रीऑर्गेनाइज करके। तो ये हम पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ कंफ्यूजन देने के लिए आपको, ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड नहीं है, ये पियाजे से रिलेटेड है। जीन पियाजे ने बात करी थी कि आप ज्ञान को क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, मतलब अपनी नॉलेज का निर्माण कर सकते हो और कैसे ट्रांसफॉर्म करके उसे चेंज करके, मतलब कुछ अधिक चीजें ला करके ऑर्गेनाइज कर सकते हो और फिर रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे कॉन्क्रीट से आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हो, पहले आपको मूर्त ज्ञान होता है, फिर उसके बाद आप अमूर्त ज्ञान की तरफ जाते हो, है ना, रीऑर्गेनाइज कर लेते हो अपनी नॉलेज को। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो दिस इज रिलेटेड टू पियाजे, नॉट वाइगोत्स्की। So next is the, according to Vygotsky, the upper limit of task that a learner can successfully perform with the assistance of a more competent individual। तो क्या कहेंगे उसे, जब बच्चा खुद से नहीं कर पाएगा बट असिस्टेंस की तरह वजह से कर लेगा। असिस्टेंस मतलब कि उसको हेल्प मिल जाए। वाइगोत्स्की के अनुसार वह ऊपरी सीमा जहां तक कोई शिक्षार्थी किसी अधिक सक्षम व्यक्ति की सहायता से कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकता है, यह क्या कहलाती है? लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। संभावित विकास सत्र या फिर वास्तविक विकास सत्र या फिर निकट विकास सत्र या फिर सभी विकल्प सही हैं, सभी ऑप्शन सही हैं। सो स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा ही है जो जो एरिया जहाँ पर बच्चे खुद से नहीं कर पाते हैं, हेल्प की मदद से ही कर पाएंगे, तो उसे बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल या फिर पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, ये तो उन्होंने दिया ही नहीं था, किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का ही कॉन्सेप्ट दिया था, निकट विकास क्षेत्र। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सो वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा ना। थॉर्नडाइक की बात करें तो इन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग के बारे में बात करी थी। पैवलोव ने कंडीशनड और दैट इज द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे में बात करी थी। और स्किनर की बात करें तो इन्होंने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में बात करी थी। ओके, सॉरी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट जिसे आप बोल सकते हो। सो ये जो इससे रिलेटेड है स्कैफोल्डिंग, वो है वाइगोत्स्की। इन्होंने क्या बोला था कि स्कैफोल्डिंग क्या है? हेल्प करना, है ना, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा जो टेम्पररी हेल्प दी जाती है, टेम्पररी हेल्प दी जाती है, उसे ही स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। ओके, so next is the next question, question number 9. According to Vygotsky, a range of tasks that are too difficult for a child to do alone but possible with the help of adults and more skilled peer। देखो, एक ही क्वेश्चन आपको किन किन अलग अलग तरह से मिल गया है ना। एक ही क्वेश्चन जिसका मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन जिसका आंसर एक ही है, वही है सिमिलर, पर उसको थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो कैसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आपके क्वेश्चंस अलग अलग ईयर में आए हुए हैं, जेडपीडी से रिलेटेड या फिर अदर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो ऑप्शंस है स्कैफोल्डिंग, इंटरसब्जेक्टिविटी, गाइडेड पार्टिसिपेशन या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार ऐसे कार्यों का वह समूह जो बच्चे के लिए अकेले करना बहुत कठिन हो परंतु वयस्कों या अधिक कुशल साथियों की सहायता से संभव हो, उसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग, अंतर व्यक्ति परकता या फिर निर्देशित सहभागिता, निकट विकास क्षेत्र। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, अगर हम इसके आंसर की बात करें कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग उस रेंज को क्या कहा जाएगा जहां पर बच्चे कोई डिफिकल्ट टास्क है वो अकेले नहीं कर पाएंगे बट हेल्प की मदद से कर पाएंगे, तो उस जोन को, उस एरिया को क्या कहा जाएगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चे स्कैफोल्डिंग भी लगा देते हैं, पर आप एक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, जो टेम्पररी हेल्प है, अगर सिर्फ आप ये बोले क्वेश्चन कि टेम्पररी हेल्प को क्या बोलेंगे, तो वो स्कैफोल्डिंग है। अगर एरिया आ जाए, जोन आ जाए, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे फिर वो जेडपीडी हो जाएगा, वो जेडपीडी है। टेम्पररी हेल्प को नॉर्मल स्कैफोल्डिंग बोला जाएगा, और एरिया या फिर जोन अगर या फिर रेंज आपसे पूछ ले तो उसे जेडपीडी बोला जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो इंटरसब्जेक्टिविटी क्या होता है? इंटरसब्जेक्टिविटी मीन्स कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि अगर आपके पास टीचर और स्टूडेंट के
पास एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप ना बच्चों को हेल्प दे पाओगे और ना ही बच्चे आपसे हेल्प ले पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ के लिए करेक्ट आंसर नहीं है। गाइडेड पार्टिसिपेशन की बात करें तो जब आप कुछ देख करके सीखते हो, है ना, मिल करके सीखते हो, लाइक अगर आप आपकी खाना बना रही हैं तो आप उनको देख रहे हो कि वो कैसे खाना बना रही है। कोई आपके साथ बैठ कर के कार चला रहा है तो आप उनको देख रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये देख रहे हो कि आप अच्छा ये गियर ऐसे चेंज कर रहे हो ना, रेस ऐसे दबा रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो साथ में मिलकर के उस पर्सन के जिसको वो चीजें आती हैं। तो गाइडेड पार्टिसिपेशन निर्देशित सहभागिता, जहाँ पर आप खुद थोड़ा थोड़ा चीजें करके देखते हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमसे पूछा रेंज, तो रेंज क्या है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, फोर्थ इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट अपीयर सेंट्रल टू लर्निंग। तो क्या बोलेंगे उसे, जो अवधारणा सीखने के लिए केंद्रीय या फिर महत्वपूर्ण है। प्रॉक्सिमिटी, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, कल्चर एंड लैंग्वेज। सो अगर हम बात करें वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, तो अडेप्टेशन और एसिमिलेशन की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था किसने, जीन पियाजे ने। ओके, जीन पियाजे ने इन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी। और लैंग्वेज और कल्चर को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले माना है, कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये बच्चों के सीखने में, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। लैंग्वेज और कल्चर की वजह से ही क्या होता है, बच्चे आगे सीख पाते हैं, है ना। जब उनको हेल्प मिल पाती है तभी वो सीख पाते हैं, खुद से नहीं सीख पाते हैं। तो हेल्प चाहिए उन्हें कुछ कामों के लिए, एक टेम्पररी हेल्प, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, टेम्पररी हेल्प चाहिए उनसे जो अधिक जानते हैं उनके द्वारा। सो कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों की लर्निंग के लिए, बच्चों को सीखने के लिए। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग इज। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लर्निंग की क्या विशेषता है, सीखने के सामाजिक निर्माणवादी दृष्टिकोण की विशेषता क्या है। एम्फोसिस ऑन चाइल्ड्स कॉग्निशन फॉर लर्निंग, एम्फोसिस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लर्निंग, एम्फोसिस ऑन कोलैबोरेशन विद अदर्स फॉर लर्निंग, एम्फोसिस ऑन एक्सपीरियंसेस फॉर लर्निंग। तो सीखने के लिए बालक की संज्ञानात्मक क्षमता पर बल, सीखने के लिए सूचना प्रसंस्करण पर बल, सीखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग पर बल, सीखने के लिए अनुभवों पर बल। बताइए। सो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में अभी तक हमने देखा ही है कि वहाँ पर स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, जेडपीडी, ये सब यही दर्शाते हैं कि बच्चा एक दूसरे की मदद की वजह से कैसे सीख पाता है ना, कोलैबोरेशन की वजह से कैसे सीख पाता है, दूसरों के सहयोग के बल पर कितना सीख पाता है, कितने अच्छे से सीख लेगा। तो कोलैबोरेशन या फिर आप बोल सकते हो सोशल लर्निंग कैसे कर पाएगा, सोसाइटी में मिल करके एक दूसरे की हेल्प करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर कैसे सीख पाएगा। तो एम्फोसिस ऑन कोलैबोरेशन विद द अदर्स फॉर लर्निंग। ओके, ठीक है। तो दूसरों की कैसे हेल्प कर लेगा, सीखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग पर बल दिया गया यहाँ पर। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर कॉग्निशन की बात करें तो सिर्फ कॉग्निशन पर ही बात नहीं करी इन्होंने, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल पर बात करी है ना। और अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन के लिए, तो इंफॉर्मेशन तो एक नेगेटिव ही कॉन्सेप्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन नहीं, आप नॉलेज बोल सकते हो। ओके, और कोलैबोरेशन बिल्कुल सही है। एक्सपीरियंसेस फॉर लर्निंग, एक्सपीरियंसेस तो तभी होंगे ना तब आप कोलैबोरेट करोगे, मिल करके करोगे काम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चिल्ड्रन लर्न वेरी लिटिल फ्रॉम परफॉर्मिंग टास्क दे कैन ऑलरेडी डू इंडिपेंडेंटली, कि बच्चे उन कार्यों से बहुत कम सीखते हैं जिन्हें वे पहले से स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ZPD या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट। तो निकट विकास क्षेत्र की अवधारणा इसका एक भाग है, बिल्कुल भाग है, आप बोल सकते हो यस। सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगोत्स्की की इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो पार्ट है। इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करी है, तो बिल्कुल गलत है, इन्होंने तो करी है लैंग्वेज के बारे में बात। ओके, आगे भी देख लेते हैं। इट एम्फोसाइज द रोल ऑफ सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। यह संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की भूमिका पर बल देता है, बिल्कुल सही बात है। तो फोर्थ भी सही है, थर्ड भी सही है। और अगर हम बात करें, सॉरी थर्ड नहीं है सही, सेकंड भी सही है, और चिल्ड्रन लर्न लिटिल फ्रॉम दे कैन ऑलरेडी डू इंडिपेंडेंटली, है ना। तो कुछ चीजें सीख पाते हैं, उन्हें जरूरत होती है अपने से ज्यादा जो चीजें जानते हैं उन लोगों की, है ना, मोर नॉलेजेबल अदर जिन्हें कहा गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो नोट से रिलेटेड है कि कौन सा नहीं है।
तो कौन सा नहीं है इसका आंसर कि लैंग्वेज को इग्नोर करा है, बिल्कुल गलत है। इन्होंने सोसाइटी या फिर सोसाइटी, सोशल या फिर कल्चरल और लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, पार्ट बोला है बच्चों के सीखने के लिए, बच्चों की समझ बढ़ाने के लिए। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है निकट विकास क्षेत्र के अकॉर्डिंग। सो इट इज रिलेटेड टू वाइगॉट्स्की थ्योरी, बिल्कुल सही है। इट सेट्स द अपर लिमिट ऑन व्हाट द चाइल्ड इज कैपेबल टू लर्न। यह उस ऊपरी सीमा को निर्धारित करता है जिससे बच्चा सीखने में सक्षम हो सकता है। इट इज अ रेंज ऑफ टास्क दैट अ लर्नर cannot perform without help of others but cannot yet perform independently। कि यह ऐसे कार्यों का क्षेत्र है जिन्हें शिक्षार्थी दूसरों की सहायता के बिना नहीं कर सकता परंतु अभी स्वतंत्र रूप से भी नहीं कर सकता। तो बिल्कुल गलत है ये तो, है ना, कि यहाँ पर लर्नर, हमें जेडपीडी का मतलब क्या समझा है, जेडपीडी का मतलब है कि यहाँ पर बच्चा जो काम उसे खुद से नहीं हो पाता है बट वो मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे, अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले इंसान के साथ सीख सकता है। सो इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ टास्क दैट अ लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। यह उन कार्यों की ऊपरी सीमा है जिन्हें शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक कर सकता है। तो कौन सा सही नहीं है, तो इट इज़ रिलेटेड टू, दैट इज थर्ड, कि ये सही नहीं है कि बच्चा खुद से भी नहीं कर सकता है और दूसरों की सहायता के साथ भी नहीं कर सकता। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यह ऐसे कार्यों का क्षेत्र जिन्हें शिक्षार्थी दूसरों की सहायता के बिना नहीं कर सकता परंतु अभी स्वतंत्र रूप से भी नहीं कर सकता। ओके, तो थर्ड विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज वाइगोस्की कंसिडर्ड लैंग्वेज टू बी। वाइगोस्की ने क्या माना है लैंग्वेज को? कल्चरल टूल, फन, यूनिक या फिर मीनिंगलेस। वाइगोस्की के अनुसार भाषा को किस रूप में माना गया है? सांस्कृतिक उपकरण, मनोरंजन, अद्वितीय या फिर अर्थहीन। सो स्टूडेंट बात करें तो लैंग्वेज को इन्होंने कल्चरल टूल माना है कि आप सांस्कृतिक उपकरण की तरह यूज करोगे। यहाँ पर बच्चे बातचीत करके एक दूसरे से और फिर अपने कल्चर, अपने सोसाइटी, अपना बौद्धिक विकास करते हैं, संज्ञानात्मक विकास होता है। सो वाइल ड्रॉइंग 6 year old रितु सेज टू हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। वाइल ड्रॉइंग मतलब वो चित्र बना रही है, कुछ बनाते हुए रितु कह रही है खुद से ही, फर्स्ट आई विल ड्रॉ द सन देन द ट्री, नॉट द ट्री should be on the left according to the Vygotsky। So this kind of self directed is known as, कि बच्चा क्या कर रहा है, पहले मैं सूरज बनाऊंगी फिर पेड़, नहीं पेड़ बाई ओर होना चाहिए, तो वो खुद से ही बातें कर रहा है ना। तो इस कथन को उन्होंने किस चीज से डिस्क्राइब करा है? क्या इसको बोलेंगे स्कैफोल्डिंग, एक्सटर्नल स्पीच, प्राइवेट स्पीच या फिर रिफ्लेक्टिव इमिटेशन? बताइए। स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, बाह्यवाणी बोलेंगे, निजी वाणी या फिर परावर्तित अनुकरण बोलेंगे? बताइए। देखो वो खुद से ही बात कर रही है ड्राइंग बनाते टाइम, जैसे आप मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, है ना, कोई भी चीज़ का कोई भी काम करते हो, तो जब आप खुद से ही बात करते हो तो उसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की प्राइवेट स्पीच। ओके, प्राइवेट स्पीच जब आप निजी वाणी बोलेंगे जब आप खुद से ही बात करोगे, और जब आप मन मन में बात करोगे, आप वर्बल रूप में बात नहीं कर रहे, खुद से भी मन मन में ही सोच रहे हो, विचार आ रहे हैं, तो उसे बोलेंगे इनर स्पीच। और जब दूसरों से बात कर रहे हो तो उसे बोलेंगे social speech। Okay, so third will be the correct answer। Next is a teacher help a child to solve a math problem by giving step by step hints at first। कि वो क्या कर रही है, टीचर क्या कर रही है, बच्चे को मैथ्स प्रॉब्लम के लिए हेल्प कर रही है ताकि वो सॉल्व कर सके, तो उसके लिए वो स्टेप बाय स्टेप हेल्प कर रही है उसकी। देन ग्रेजुअली विड्रॉ सपोर्ट, फिर बाद में जैसे उसे लगा कि टीचर को लगा कि अब बच्चे को आ गया, तो वो हट जाएगी और बच्चे को खुद करने देगी ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जैसे आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा, आपके टीचर्स हैं, कोई भी, चाहे मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, टीचर आपकी हेल्प करती है एक दो क्वेश्चन में, फिर बोलती है आप खुद अब करके देखो, है ना। तो उसका मतलब क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? एक शिक्षक पहले गणित की समस्या हल करने में बच्चे को चरण दर चरण संकेत देता है और जैसे जैसे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है वह सहायता धीरे धीरे हटा लेता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसमें सिर्फ आपसे बोला है, इस हेल्प को क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की? डिस्कवरी लर्निंग, स्कैफोल्डिंग, ट्रायल एंड एरर या फिर मेटाकॉग्निशन? मेटाकॉग्निशन तो बिल्कुल भी नहीं है। मेटाकॉग्निशन क्या है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि आप वो सोच रहे हो, मतलब आप अपने ऊपर ही रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर रहे हो। ट्रायल एंड एरर मतलब कि आप
प्रयास और त्रुटि करके सीख रहे हो, बार बार एरर कर रहे हो फिर सीख रहे हो, नहीं, यहाँ पर आपसे हेल्प के बारे में पूछा है, तो हेल्प को क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक ऐसी हेल्प जो कि आपको मोर नॉलेजेबल अदर देता है, ताकि आप वो काम खुद कर सको जो आपको नहीं पता था, है ना, जो आपको नहीं पता था वो मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से आप खुद कर सको। तो उसी हेल्प को या फिर उसी टेम्पररी हेल्प को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस पे डिपेंड होता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग? मेंटल मैच्योरिटी पे, फिजिकल मैच्योरिटी पे, जेनेटिक्स पर या फिर सोशल इंटरेक्शन पर, मानसिक परिपक्वता पर, शारीरिक परिपक्वता पर, जेनेटिक्स पर या फिर सामाजिक अंतक्रिया पर। तो जैसे हम बात करें अगर पियाजे की, तो पियाजे ने बोला था कि मैच्योरेशन पर डिपेंड है क्या? हमारी जो दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड है, हमारी एक्टिविटी पर डिपेंड है। पर इसी चीज को इन्होंने नकारा और बोला कि सिर्फ इसी पर ही नहीं, सोशल इंटरेक्शन पर डिपेंड होती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा संज्ञानात्मक विकास, है ना, जो चीजें जो एक्टिविटीज हम करते हैं सोसाइटी में, कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उस पर डिपेंड होती है। ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, सोशल इंटरेक्शन के बारे में इन्होंने अहमियत दी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, a teacher facilitate the students in the teaching learning process through peer interaction and scaffolding. This teaching learning process is based on, एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहपाठी अंतःक्रिया, पीयर इंटरैक्शन और स्कैफोल्डिंग के माध्यम से विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? लॉरेंस कोलबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, लिव वाइगोत्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी या फिर हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। सो लॉरेंस कोलबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, है ना, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी, जिसमें इन्होंने 3 लेवल्स के बारे में बात करी थी और 6 स्टेजेस के बारे में बात करी थी ऑफ द मोरल डेवलपमेंट। ओके, तो मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी, जीन पियाजे के बारे में बात करें तो इन्होंने SPCF ये स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, सेंसरी मोटर, इन्होंने स्कैफोल्डिंग के बारे में बात नहीं करी है, इन्होंने ये स्टेजेस दी थी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। और हॉवर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने 8 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन द पर्सन, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है ना, सो अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस हो सकती है, वो चेंज भी हो सकती है ओवर टाइम, तो इन्होंने इसकी बात करी थी। बाकी अगर हम बात करें तो स्कैफोल्डिंग की बात की थी किसने? लिव वाइगोत्स्की ने सोशो कल्चरल थ्योरी में, दैट इज द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, लिव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट इज अ टीचर गिव्स अ हाफ डन एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा, पी आएगा, एग्जाम्पल टू अ चाइल्ड वाइल टीचिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज अ टीचर यूजिंग। तो यहाँ पर क्या बोला है, किसी विशेष अवधारणा को पढ़ाते समय एक शिक्षक बच्चों को आधा किया हुआ उदाहरण, हाफ डन एग्जाम्पल देता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का उपयोग कर रहा है? कि अभी उसने एग्जाम्पल तो दिया है उसकी हेल्प करने के लिए, पर वो आधा दिया, ऐसा नहीं कि पूरा सारा का सारा उसने खुद ने ही बता दिया, थोड़ा उसने बता दिया, थोड़ा बच्चा खुद करेगा। तो उस चीज को क्या बोलेंगे? क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी इससे रिलेटेड? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, स्कैफोल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट टीचिंग या फिर कंडीशनिंग। देखो, जब आपको ये बोला गया है कि टेम्पररी हेल्प, तो टेम्पररी हेल्प कहाँ दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। जहां पर बच्चा खुद से नहीं कर पाता है, मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से ही कर पाता है, उस टाइम जो हेल्प दी जाती है उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और उस रेंज के बारे में पता करें या फिर उस लेवल के बारे में पता करें तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ZPD की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं ना पेपर में, बहुत मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि बिल्कुल लगेगा कि हाँ ये सही हो सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ना ही प्रॉक्सिमो डिस्टल है, ना ही प्रॉक्सिमिटी है ना, तो आपको ध्यान रखना है प्रॉक्सिमल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज द, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट ways she can proceed on the task। कि साइना क्या कर रही है, कुछ काम करते टाइम खुद से ही बात कर रही है कि कैसे वो आगे कर सकती है। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, दिस टाइप
दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ, कि जब वो प्राइवेट स्पीच करिए, खुद से ही बात करिए, तो ये किसका संकेत देती है? किसी कार्य के दौरान साइना स्वयं से यह कहते हुए बात करती है कि वह कार्य को कैसे आगे बढ़ा सकती है। जैसे वो प्रेस कर रही है, या फिर वो फॉर एग्जांपल ड्राइंग बना रही है, तो ड्राइंग बनाते टाइम वो ये बोल रही है कि मैं इसके ऊपर सन बना देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ट्री बना देती हूँ, और अलग अलग तरह से अब मैं ये स्केच पेन यूज करी, तो खुद से ही बात कर रही है। तो इस चीज को वाइगॉत्स्की किस तरह से देखते हैं, किस प्रकार का संकेत देते हैं निजी वाणी? सेल्फ रेगुलेशन का, इकोसेंट्रिसिज्म का, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, फिर कॉग्निटिव इमेच्योरिटी होती है। तो देखो, जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, आपने लिव वाइगॉत्स्की की थ्योरी पढ़ी है, तो इन्होंने इसको माना है, मतलब प्राइवेट स्पीच को माना है कि बच्चा अपनी एक्टिविटी को नियंत्रण कर रहा है ना। तो इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी को तो बिल्कुल भी नहीं है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी नहीं है। ईगोसेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट ही किसने दिया था? दैट इज द पियाजे ने, ना कि वाइगॉत्स्की ने। सेल्फ रेगुलेशन का ही साइन है जब बच्चा खुद अहम केंद्रित, या फिर आप बोल सकते हो कि आत्मनियमन, या फिर खुद से ही रेगुलेट हो जाता है, उसे पता चलता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, खुद से ही बात कर रहा है वो। तो वो सेल्फ रेगुलेशन की ओर दर्शा रहा है खुद को, ना कि ईगोसेंट्रिसिज्म की तरफ। ना ही कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मनोवैज्ञानिक कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ना ही संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय लिव वाइगॉत्स्की एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक? लिव वाइगॉत्स्की के अनुसार विकास और अधिगम के बीच संबंध की प्रकृति निम्नलिखित में से किस विशेषता द्वारा दर्शाई जाती है? कि डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या रिलेशनशिप है? इट इज लीनियर इन नेचर, कि एक ही तरह से चलता रहता है। दिस रिलेशनशिप स्टैटिक इन नेचर, कि कुछ भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल ऐसा एक जैसा ही बना रहता है। लर्निंग ऑफन प्रीसीड डेवलपमेंट, कि अधिगम प्राय विकास से पहले होता है, पहले आप लर्निंग सीखते हो, पहले आप लर्निंग करते हो, सीखते हो, फिर आपका डेवलपमेंट होता है। या फिर डेवलपमेंट ऑफन प्रीसीड लर्निंग, कि विकास क्या होता है? विकास प्राय अधिगम से पहले होता है, पहले आपका डेवलपमेंट होता है, फिर आप लर्निंग करते हो, फिर आप चीजें सीखते हो। तो इन्होंने क्या माना है लर्निंग और डेवलपमेंट को, बताइए। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वाइगॉत्स्की का मानना था कि पहले लर्निंग होती है, पहले आप सोसाइटी में मिल करके सीखते हो, चीज़ों को सीखते हो, सोशल लर्निंग करते हो, उसके बाद आपका डेवलपमेंट होता है ना, उसके बाद डेवलपमेंट होता है। तो पहले लर्निंग करते हो, अधिगम प्राय विकास से पहले होता है, इनका मानना ये था। स्टैटिक इन नेचर नहीं, लीनियर इन नेचर नहीं, डेवलपमेंट ऑफन प्रीसीड लर्निंग, विकास प्राय अधिगम से पहले होता है। तो ये मानना है जीन पियाजे का, ना कि लिव वाइगॉत्स्की का। ओके, सो नेक्स्ट इज, देखो जीन पियाजे का मानना क्या था कि जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता है वैसे ही आप चीज़ों को सीखते हो, पर ये बोलते हैं पहले आप सीखते हो, फिर आपका विकास होता है। सीखने के दौरान मतलब सीखते रहते हो, तभी आपका विकास होगा, पहले नहीं कि विकास के बाद आपका आप वो चीज़ें सीखोगे, तो ये नहीं माना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू लिव वाइगॉत्स्की व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट? सो लिव वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा और चिंतन का के बीच में क्या संबंध है? Language and thought are independent of each other. Language and thought are complex interrelated process of development. Language does not shape thought. Thought shapes language. कि चिंतन भाषा को आकार देता है, भाषा चिंतन को आकार देती है, नहीं देती है। भाषा और चिंतन विकास की जटिल परस्पर संबंध प्रक्रिया है, या फिर भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र है? तो स्वतंत्र नहीं है बिल्कुल भी। आपकी लैंग्वेज डिटरमाइन करती है आपकी लर्निंग को, आपके सीखने को और आपकी सोच को। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपकी स्पीच प्राइवेट स्पीच, फिर उसके बाद इनर स्पीच में बदल जाती है, जिससे कि आपकी थिंकिंग दर्शाई जाती है। सो लैंग्वेज और थॉट दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं, जटिल प्रक्रिया हैं। अगर आप जितना आपकी सोच गहन होगी, उतना ही आपकी लैंग्वेज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो एक दूसरे कम इन द सेंस कि अब आप चीज़ों को सिर्फ बोल करके व्यक्त नहीं करोगे, अब आपके माइंड में वो सारी चीज़ें चलेंगी। तो दोनों ही क्या है? इंटर रिलेटेड है। लैंग्वेज और डेवलपमेंट, लैंग्वेज और थॉट दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। भाषा और चिंतन विकास की जटिल परस्पर संबंध प्रक्रिया है। ठीक है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, ये लिव वाइगॉत्स्की का मानना है। नेक्स्ट इज इन वाइगॉत्स्कियन क्लासरूम व्हेन अ small group of classmates work together reaching a common goal they are engaging in, कि जहाँ पर वाइगॉत्स्की आधारित शिक्षा में जब सहपाठियों का एक छोटा समूह किसी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साथ के साथ कार्य करता है, तो वह वे किस में संलग्न है?
रेसिप्रोकल टीचिंग में, कोऑपरेटिव टीचिंग में, स्कैफोल्डिंग में या फिर इनर स्पीच में। तो यहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो वो रिलेटेड है कोऑपरेटिव टीचिंग से रिलेटेड, है ना, सहकारी शिक्षण से रिलेटेड, कि एक दूसरे को समझा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। ओके, स्कैफोल्डिंग तो क्या है, स्कैफोल्डिंग में तो सिर्फ आप हेल्प देते हो। इनर स्पीच क्या है, जब आप मन में चीजों को सोचते हो, माइंड में सोचते हो, ना ही बोलते हो खुद से, ना ही सोसाइटी से। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है कि आप पढ़ा रहे हो, बच्चे टीचर्स आपसे सुन रहे हैं, टीचर्स आपके से पढ़ रहे हैं, तो पारस्परिक शिक्षण हो गया वो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लासमेट वर्क टुवर्ड रीचिंग अ कॉमन गोल, एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा रेसिप्रोकल टीचिंग, सॉरी कोऑपरेटिव टीचिंग। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की हैज गिवन एम्फेसिस ऑन डैश लर्निंग प्रोसेस। तो वाइगोत्स्की का जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी थी, वो उन्होंने किस पर फोकस करा है? वाइगोत्स्की के निर्माणवादी सिद्धांत के ने किस प्रकार की अधिगम क्रिया पर विशेष बल दिया है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सोशल या फिर मोरल? बताइए, किस तरह के डेवलपमेंट पे, किस तरह के लर्निंग प्रोसेस पे? सो स्टूडेंट, बात करें तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की ने एम्फोसिस किया है, जोर दिया है किस पर? सोशल लर्निंग प्रोसेस पे, कि सोसाइटी में मिलकर के कैसे आप सीख सकते हो। ओके, सोसाइटी पर ज्यादा ध्यान दिया है इन्होंने। सो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25th क्वेश्चन पर। अभी हमने 24 कर लिया है, 25th पर तो दो स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग अकर्स थ्रू स्मॉल सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। बिल्कुल सही है, मानते थे कि सोसाइटी से इंटरेक्ट कर करके और एक दूसरे के साथ मिल करके आप लर्निंग कर सकते हो, आपकी जो अधिगम की प्रक्रिया है वो एक अच्छे तरह से हो सकती है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद ऑल द आंसर्स एंड सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। देखो, ये एक कंफ्यूजिंग करने वाला, कंफ्यूजन पैदा करने वाला पॉइंट है कि वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग में छात्र को समस्या के सभी उत्तर और समाधान सीधे प्रदान किए जाते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट है। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगी। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर टीचर सभी आंसर्स नहीं देती है, ये एक परमानेंट हेल्प नहीं होती है। स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग होती है, मैंने पहले ही आपको बताया है, ये टेम्परेरी हेल्प होती है। आपको थोड़ी हेल्प दे दी जाएगी, जब आप लगेगा टीचर को हाँ आप कर रहे हो अब खुद से, तो आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप खुद ही करोगे आप, तो आपको एक टेम्परेरी हेल्प मिलती है। ये नहीं कि आपको सारे के सारे आंसर्स टीचर बता देगी, नहीं। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब टेम्परेरी हेल्प है, ये नहीं कि आप सभी आंसर्स टीचर से पूछ लो, तो आपकी जो लर्निंग है वो हो ही नहीं पाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड द सेकंड इज द इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इट इज द कथन एक सही है, परंतु कथन सेकंड गलत है, दूसरा गलत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 26th, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पोस्टुलेटेड बाय वाइगोत्स्की स्टेट्स दैट लर्निंग अकर्स। तो वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित निर्माणवादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम किस प्रकार घटित होता है? एज अ सीक्वेंस ऑफ लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन करके, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट, कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों में बच्चों के अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, कल्चर से सीखते हैं। जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड होता है कि उनकी जो लर्निंग है, जैसे अगर वो अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनकी लर्निंग और अच्छी जाएगी, या फिर अगर वो उनके मम्मी पापा फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो वो भी उसमें उनकी लर्निंग उस साइड ही जाएगी, जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड है। या फिर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का रिजल्ट है, ये जैविक परिपक्वता के परिणाम स्वरूप होता है। तो बिल्कुल गलत है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू बिलीव वाइगोत्स्की। जेनेटिकली आप लर्निंग को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, और बिल्कुल पूरी तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करें तो ये पैवलोव ने दी है, ना कि वाइगोत्स्की ने। और अगर हम बात करें सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की, तो यही करेक्ट आंसर होगा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों के दौरान ही, के साथ ही, इन सब के अनुभवों के साथ ही बच्चा चीजों को सीखता है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों के में अनुभव, बच्चों के अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है क्या? लर्निंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 27,
Ravi, a class third student, is unable to solve two digit subtraction problem independently. कि टू डिजिट सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है वो नहीं खुद से कर पा रहा है कि क्या आंसर होगा इसका, when his teacher demonstrate one example and guide him step by step, कि एक एग्जांपल दे देगी टीचर और फिर उसको गाइड करेगी, है ना, स्टेप बाय स्टेप, तो रवि इज एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम करेक्टली। जैसे टीचर ने बता दिया कि आपको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो वैसे ही जब वो उसको दूसरी प्रॉब्लम मिलेगी तो उसी स्टेप बाय स्टेप वो उसे कर लेगा, उसे सॉल्व कर लेगा। जैसे टीचर ने बोल दिया आप ऐसे जो डंडे लगाकर करते थे ना पहले, कि टू में से वन माइनस कर दे तो वन बचेगा, और यहाँ पर टू है तो टू में से वन तो वन, ऐसे ही फिर बच्चा खुद से करेगा। तो यहाँ पर फाइव लगा देगा, यहाँ पे टू, तो टू को काट देगा तो थ्री बच जाएगा, यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे वन है तो वन को काट देगा तो यहाँ पर टू बचेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बच्चा खुद से करेगा। तो आफ्टर रिपीटेड गाइडेड प्रैक्टिस, रवि ग्रेजुअली बिगिन सॉल्विंग सच प्रॉब्लम, कि जब उसे ऐसे गाइडेंस मिलती रही तो वो खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। तो इसे क्या कहेंगे, द रेंज, अब पूछा हुआ है यहाँ पर, द रेंज बिटवीन व्हाट रवि कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट ही कैन डू विद गाइडेंस इज कॉल्ड। तो इस रेंज को क्या कहा जाएगा, आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अगर बच्चे यहाँ पर रेंज को नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं। सो इस रेंज को कहा जाएगा क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब निकट विकास क्षेत्र। वास्तविक विकास से क्षेत्र स्तर, इसके बारे में इन्होंने बात ही नहीं करी है, रेडिनेस के बारे में भी नहीं, और कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं। इक्विलिब्रियम के बारे में भी किसने बात करी, पियाजे ने, जहां पर आप संतुलन बना लेते हो, कि अब आपको सारी चीजों का पता चलता है, जो आपने नई चीजें देखी है उसके बारे में भी और जो पुरानी थी उसके बारे में भी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें एक और ऑप्शन हो सकता था स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग तो टेम्पररी हेल्प को बोलेंगे, बट आपसे रेंज पूछ ली गई है तो रेंज इज रिलेटेड टू जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, यहाँ पर ये दूसरा है, रवि अ क्लास थर्ड स्टूडेंट, ये यही पूरा इसकी केस स्टडी या फिर ये प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड द टीचर रोल इन दिस सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट, कि टीचर का क्या काम है, यहाँ पर टीचर का क्या रोल है, इस स्थिति में शिक्षक की भूमिका किसका सबसे अच्छा उदाहरण है, कि शिक्षक क्या भूमिका प्रदान करे। मैं इसको थोड़ा इसका साइज फॉन्ट बढ़ा कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। सो स्टूडेंट, इसमें शिक्षक का क्या रोल है, तो शिक्षक यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, जब वो हेल्प दे रहा है टीचर बच्चे को, टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा स्कैफोल्डिंग। ओके, स्कैफोल्डिंग बोला जाएगा। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 29। इन अ science class, the teacher first asks leading questions, then give hints एंड फाइनली अलाउ स्टूडेंट टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंटली। एक टीचर पहले क्या करता है, लीडिंग क्वेश्चंस देता है, मतलब पहले क्वेश्चंस देगा, उसके बाद कुछ हिंट्स दे देगा और फिर बच्चों को बोलेगा कि अब खुद से करो, आप, है ना, अपने आप करो, मैंने हेल्प दे दी है आपको जितनी देनी थी, अब खुद से आपको करना है। तो एज अ स्टूडेंट गेन कॉन्फिडेंस, द टीचर ग्रेजुअली विड्रॉ सपोर्ट, जैसे जैसे बच्चे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा बच्चे के अंदर, टीचर उस सपोर्ट को खत्म कर देगी। तो द ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ टीचर सपोर्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड ही है, बस इसमें स्टेटमेंट आपको चेंज करके दे दी है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट क्या है आपकी, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इट इज रिलेटेड टू द स्कैफोल्डिंग, है ना, स्कैफोल्डिंग है ये, टेम्पररी हेल्प जो दी गई है यहाँ पर, कि बच्चा खुद से कर सके और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, तो इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया है स्कैफोल्डिंग। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन अ साइंस क्लास द टीचर फर्स्ट आस्क लीडिंग, अच्छा वही है ये स्टेटमेंट। इसका जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग शुड बी, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग क्या है, अगर हम स्टेटमेंट को देखें, स्थाई है, परमानेंट है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान है, कि जैसा भी हो सबके लिए सेम हेल्प दी जाएगी, अस्थाई एवं आवश्यकता आधारित है, टेम्पररी और नीड बेस्ड है, शिक्षार्थी की क्षमता से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर्स एबिलिटी। तो अगर हम करेक्ट आंसर देखिए तो यहाँ पर टीचर क्या कर रही है, बच्चों को हेल्प दे रही है, और फिर जैसे जैसे बच्चे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, है ना, जैसे जैसे बच्चे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं उनकी हेल्प को ग्रेजुअली हटा दिया जा रहा है, विड्रॉ कर दिया जा रहा है। तो ये परमानेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, सभी बच्चों के लिए समान भी नहीं है, जो बच्चा जिस चीज से जिसको प्रॉब्लम है उधर बच्चों को टीचर हेल्प देगी। ओके, ऐसा नहीं कि सभी एक बच्चे को तो प्रॉब्लम है मैथ्स में और बच्चों को नहीं है तो सबको ही वो समान हेल्प दे रही है। किसी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम हो सकती है ना, किसी को माइनस सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको टेम्पररी और नीड बेस्ड हेल्प देनी है यहाँ पर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मीना, अ 6 year old child often talks aloud to herself while solving puzzle. This piece goes here, no, that one fit better. Over time this talking all
aloud reduces and she begin solving puzzle silently. कि पहले तो वो क्या कर रही है कि अब खुद से ही बात कर रही है तेज तेज बोल करके, है ना, ये खुद जैसे कुछ अरेंज कर रही है, वो पीसेस पजल सॉल्व कर रही है, तो खुद से ही बोलने लग रही है वो तेज तेज। तो जैसे जैसे उसको चीजें आएंगी, उसकी जो ये आवाज है वो बंद हो जाएगी, बंद इन द सेंस कि अब वो नहीं बोलेगी, वो मन मन में सोचेगी, अब वो साइलेंटली उन सब चीजों के बारे में सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो मीना सेल्फ टॉक ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड। तो जो इसने सेल्फ टॉक यहाँ पर करी है, खुद से बात करी है, तो इसे क्या बोलेंगे? इकोसेंट्रिक स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है, सोशल स्पीच है, या फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। अहम केंद्रित वाणी है, निजी वाणी है, सामाजिक वाणी है, या फिर अभिव्यक्तिपूर्ण भाषा है? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो मीना बात कर रही है अपने आप से तेज बोल करके, तो ये जो प्रॉब्लम जो ये सॉल्व कर रही है प्रॉब्लम, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्राइवेट स्पीच, कि वो खुद से ही बात कर रही है अभी, है ना। प्राइवेट स्पीच इज द करेक्ट आंसर, निजी वाणी। नेक्स्ट इज द ग्रेजुअल इंटरनलाइजेशन ऑफ दिस स्पीच इनटू साइलेंट थिंकिंग इज टर्म्ड एज, कि अब वो क्या करिए, इंटरनलाइज कर लिया, उसे पता है कि जो वो बोल रही है वो मन मन में ही बोलेगी, वो तेज भी नहीं बोलेगी, है ना, खुद से भी बात नहीं करेगी, वो मन मन में ही सोच रही है सब चीजों के बारे में, साइलेंट थिंकिंग कर रही है। तो इसे क्या बोलेंगे? री, कंडीशनिंग, इनर स्पीच, या फिर इमिटेशन। पुनर्बलन, कंडीशनिंग, आंतरिक वाणी, या फिर अनुकरण। सो स्टूडेंट, इसको बोला जाएगा क्या? इनर स्पीच, कि वो खुद से बात करे, वो लास्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पे या फिर लैंग्वेज पे है, कि अब वो खुद से ही बात कर रही है, अब उसको कोई तेज बोलने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी और से बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इनर स्पीच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन अ ग्रुप एक्टिविटी, older and more capable student help younger learners understand a story by discussing character, asking questions, and explaining meaning. The younger learner perform better in groups than when working alone. एक समूह गतिविधि में बड़े और अधिक सक्षम विद्यार्थी छोटे शिक्षार्थियों को कहानी समझाने में सहायता करते हैं, चरित्रों पर चर्चा करके, प्रश्न पूछकर, अर्थ समझाकर। तो छोटे शिक्षार्थी अकेले काम करने की अपेक्षा समूह में बेहतर प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो सिचुएशन है किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रही है? इंडिविजुअल डिस्कवरी को, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को, सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग, या फिर इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को, मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन को, आईक्यू को बता रही है? नहीं, आईक्यू को तो बिल्कुल भी नहीं, इंडिविजुअल डिस्कवरी नहीं, बल्कि बच्चे एक दूसरे के साथ हेल्प करके सीख रहे हैं, ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं, तो सोशल इंटरेक्शन यहाँ पर हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन, ना कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, कि बच्चे सोसाइटी में इंटरेक्ट करके, कि जो उनके साथ मोर नॉलेजेबल अदर हैं, उनके जो साथ उनसे बड़े, उनके जो सीनियर हैं, उनसे हेल्प लेकर के बच्चे कर रहे हैं, सीख रहे हैं उनके साथ मिल करके, तो उसे सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग पर यहाँ पर फोकस करा गया है, अधिगम में सामाजिक अंतर क्रिया पर। सो नेक्स्ट इज द मोर कैपेबल पीयर इन दिस सिचुएशन एक्ट एज, कि जो मोर कैपेबल पीयर हैं, जो ज्यादा जानते हैं अपने जूनियर बच्चों से, उनको क्या कहा जाएगा? स्टिमुलस प्रोवाइडर, री, मोर नॉलेजेबल अदर, या फिर कंडीशनड एजेंट? बताइए। सो वाइगॉत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पर कहा जाएगा उन्हें मोर नॉलेजेबल अदर, कि वो क्या है? अधिक जानकार अन्य हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज है उनसे जो जूनियर हैं, जिन बच्चों की वो हेल्प कर रहे हैं। सो नेक्स्ट 35th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की प्राइवेट स्पीच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये है असर्शन, ये असर्शन रीजन की क्वेश्चन है, कि वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर। प्राइवेट स्पीच हेल्प चिल्ड्रन रेगुलेट देयर थिंकिंग एंड बिहेवियर ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्राइवेट स्पीच जब निजी वाणी करते हैं, बच्चे खुद से बात करते हैं, तो इसे समस्या समाधान के दौरान अपने चिंतन और व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायता करती है प्राइवेट स्पीच। तो बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट स्पीच हेल्प करती है, आपकी लर्निंग को एनकरेज करती है, सेल्फ रेगुलेशन में खुद से आप चीजों को सीखते हो। तो बिल्कुल सही है, असर्शन भी और रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, कि प्राइवेट स्पीच आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पर आप सेल्फ रेगुलेट कर पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो थिंकिंग है, वो इंप्रूव होती है। तो ए एंड आर दोनों करेक्ट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 36, इनर स्पीच इज अ फाइनल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की। बिल्कुल सही है, पहले जो होती है वो क्या है? सोशल स्पीच होती है, फिर उसके बाद प्राइवेट स्पीच होती है, आफ्टर दैट इज द इनर स्पीच होती है। सो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? इनर स्पीच इज यूज फॉर सोशल इंटरेक्शन विद अदर। बिल्कुल नहीं,
सोशल इंटरेक्शन के लिए थोड़ी होती है इनर स्पीच। इनर स्पीच होती है कि आप खुद से मेंटल और अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने जो मेंटल पर्सपेक्टिव्स हैं वो खुद से ही अपने मन में बनाते हो, है ना, सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, खुद से चीज़ों को सीखने के लिए आप बनाते हो। तो सोशल इंटरेक्शन के लिए कौन सी स्पीच है, दैट इज द सोशल स्पीच। ओके, सोशल स्पीच, ना कि क्या इनर स्पीच। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, असर्शन तो सही है, बिल्कुल सही है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द assertion and reason क्या है, Vygotsky viewed egocentric speech as meaningless and immature for the speech form of speech। तो Vygotsky ने egocentric speech को meaningless और immature माना है कि कोई important role play नहीं करती है बच्चों की learning में। According to Vygotsky, egocentric speech has no role in cognitive development। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में egocentric speech का कोई रोल नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। इन्होंने तो बोला था जो inner speech होती है, जो बच्चे खुद से बोल करके सीखते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ के साथ इन्होंने इगोसेंट्रिक स्पीच को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के डेवलपमेंट में, सेल्फ रेगुलेट करती है एक्टिविटीज को। तो दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट जो हो जाएंगी वो गलत हो जाएंगी, और करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो अच्छा इसमें नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर यहाँ पर दिया जाए, ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है। ओके, तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स, दोनों ही गलत चीज है। So next is according to Vygotsky, language is a powerful psychological tool for thinking। बिल्कुल सही है, Vygotsky के अकॉर्डिंग लैंग्वेज पावरफुल टूल है सीखने के लिए। लैंग्वेज अनेबल्स चिल्ड्रन टू प्लान, गाइड एंड मॉनिटर देयर मेंटल एक्टिविटीज। बिल्कुल, भाषा बच्चों को अपनी मानसिक गतिविधियों की योजना बनाने, उनका मार्गदर्शन करने और उनकी निगरानी करने में सक्षम बनाती है कि कैसे वो एक्टिविटीज करेंगे, कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, उनकी लर्निंग को कैसे बढ़ाएंगे, अधिगम को कैसे बढ़ाएंगे और इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो इसके लिए भाषा या फिर कल्चर या फिर सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, so next is according to Vygotsky, speech development follow the sequence: social speech, private speech and inner speech। तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग स्पीच डेवलपमेंट ऐसे होती है, पहले बच्चा सोशल स्पीच सीखता है, फिर प्राइवेट स्पीच हो जाती है, फिर आगे आगे धीरे धीरे करके इनर स्पीच में चला जाता है। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये तो। रीजन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स थ्रू इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज। कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक रूप से साझा की गई गतिविधियों में आंतरिकीकरण के माध्यम से होता है। बिल्कुल, जब आप इंटरनलाइज कर लेते हो चीज़ों को, जो आपने सोसाइटी से सीखी है उसको अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, अब आपको कोई सिखाने की जरूरत नहीं, अब आपने सीख ली है उन सब चीज़ों के बारे में। तो बिल्कुल सही है, तो दोनों ही क्या है, करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी होगी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 40। चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू themselves while solving a puzzle shows lack of intelligence। कि बच्चे खुद से बात कर रहे हैं, तेज तेज बात कर रहे हैं, तो उससे इंटेलिजेंस ये दिखाई जाती है कि उनके अंदर इंटेलिजेंस, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि है। ओके, सच सेल्फ टॉक रिफ्लेक्ट द यूज ऑफ प्राइवेट स्पीच फॉर कॉग्निटिव रेगुलेशन। तो ये जो सेल्फ टॉक्स होती हैं, इससे बच्चे के अंदर प्राइवेट स्पीच दिखती है, जो कि उनको उनका संज्ञानात्मक विकास को रेगुलेट करने में, मतलब एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। पहेली हल करते समय बच्चों का स्वयं से ऊंचे स्वर में बात करना बुद्धि की कमी को दर्शाता है, बिल्कुल गलत है। बल्कि वो तो उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको एनहेंस करता है, उनकी जो लर्निंग की प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया, उसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाता है। इस प्रकार की स्वयं से बातचीत संज्ञानात्मक नियमन के लिए निजी वाणी के उपयोग को दर्शाती है। तो बिल्कुल सही है ये तो, कि ये क्या करती है, प्राइवेट स्पीच आपको सेल्फ रेगुलेट करने के लिए दर्शाती है कि आप अब अपनी चीजों को इंटरनलाइज करने की ओर जा रहे हो, अब आप चीजें सीख रहे हो, है ना। सो ए इज इनकरेक्ट हो जाएगा, ए इज फॉल्स हो जाएगा और आर इज ट्रू हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइगोत्स्की एंड पियाजे रिगार्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज दैट। कि मेन डिफरेंस क्या है वाइगोत्स्की और पियाजे में, कि पियाजे एम्फसाइज सोशल इंटरेक्शन, वाइगोत्स्की एम्फसाइज बायोलॉजी। बिल्कुल गलत है, आप इसका उल्टा होता तो बिल्कुल सही हो सकता था। Vygotsky emphasized social and cultural factor while Piaget emphasized individual construction of knowledge। Both emphasize reinforcement, बिल्कुल गलत है। Both deny the role of language, तो बिल्कुल गलत है। पियाजे ने तो डिनाई करा था, बाकी वाइगोत्स्की की बात करें तो उन्होंने तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। रीइंफोर्समेंट के बारे में दोनों में से किसी ने बात नहीं करी थी। और अगर हम बात करें, वाइगोत्स्की ने सोशल और कल्चर फैक्टर्स को एम्फोसाइज करा था, उसको बढ़ावा दिया था, और पियाजे ने बच्चे खुद से अपने नॉलेज का निर्माण करेंगे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट होकर के, जैसे जैसे डेवलप्ड होंगे चीज़ें उनके अंदर,
डेवलप्ड होती जाएंगी, वो उनकी कॉन्सेप्ट जो है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती रहेगी, है ना। तो वाइगॉत्स्की ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों पर बल दिया, जबकि पियाजे ने ज्ञान के व्यक्तिगत निर्माण पर बल दिया। बिल्कुल सही है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते ताकि आपको विजिबल हो सके। जस्ट सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है ना, इनकरेक्ट पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कि कौन सा करेक्ट नहीं है या फिर करेक्ट जो नहीं है वो बताना। पियाजे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल। वाइगोत्स्की की बात करें, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी इन्होंने। वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, पियाजे ने सोशल मेडिटेशन का मीडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था। सो अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे ने जो हो जाएगा ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा इसका, वाइगोत्स्की ने दिया था ये नहीं, और बाकी जो थर्ड ऑप्शन है वो तो सही हो जाएगा, और पियाजे ने नहीं दिया था, ये भी वाइगोत्स्की ने दिया था। तो आप इसको जैसे ऑप्शन लगा लो 1 2 3 4, तो कौन से ऑप्शन जो हैं वो गलत हो जाएंगे, इज नॉट करेक्ट, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3, है ना। और अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे करेक्ट कौन सा है सिर्फ, तो करेक्ट कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट दिया। पियाजे की बात करें तो उन्होंने स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी, वाइगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दी थी, और सोशल मीडिएशन के बारे में किसने बात करी थी, वाइगोत्स्की ने, ना कि पियाजे ने, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक दूसरे टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, एक दूसरे से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक दूसरे के साथ मिल करके इंटरेक्ट करके बच्चों की लर्निंग को एनहेंस करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे एंड वाइगोत्स्की बोथ बिलीव दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बिल्कुल सही है, दोनों मानते थे कि बच्चे अपने जो नॉलेज है उसका सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं, तो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज के लिए दोनों ही एग्री करते थे। पियाजे एम्फसाइज इंडिविजुअल लर्निंग, वेयर एज वाइगोत्स्की एम्फसाइज सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग, तो बिल्कुल सही बात है। पियाजे ने जोर दिया था कि बच्चे खुद से सीखते हैं चीज़ों को, है ना, इंडिविजुअल लर्निंग करते हैं, और वाइगोत्स्की ने वही चीज़ को बोला कि वहाँ पर बच्चे सोसाइटी में मिलकर के लैंग्वेज के थ्रू, कल्चर के थ्रू सीखते हैं, तो दोनों ही सही हैं। बोथ एंड आर करेक्ट है, और दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ए जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर की, सॉरी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो दोनों ही सही है। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों का मानना था कि बच्चे ज्ञान का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं, और पियाजे ने व्यक्तित्व खोज पर बल दिया था, बल्कि वाइगोत्स्की ने अधिगम में सामाजिक अंतक्रिया पर बल दिया था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज वाइगोत्स्की कंसिडर प्राइवेट स्पीच एज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट स्पीच को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना था। इन्होंने बोला था कि प्राइवेट स्पीच बच्चों की एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है, उनकी लर्निंग को रेगुलेट करती है। पियाजे बिलीव दैट इगोसेंट्रिक स्पीच हेल्प्स चिल्ड्रन रेगुलेट देयर लर्निंग, तो पियाजे का मानना था कि ये इगोसेंट्रिक स्पीच बच्चों की लर्निंग को रेगुलेट करते हैं, बिल्कुल नहीं, इन्होंने बोला था कि बच्चे सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, उन्होंने उसको एक लिमिटेशन के रूप में माना था इगोसेंट्रिक स्पीच को, ना कि कैरेक्टरिस्टिक के रूप में, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, वाइगोत्स्की ने बिल्कुल सही प्राइवेट स्पीच को सही इंपॉर्टेंट टूल माना था, बच्चों की एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है, बट ईगोसेंट्रिक स्पीच इन्होंने यूजलेस मानी थी, मीनिंगलेस मानी थी, कि कोई यूज नहीं होता बच्चों की ईगोसेंट्रिक स्पीच का। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, आर इज द फॉल्स, ए इज ट्रू, आर इज द फॉल्स, सो सी इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। कथन ए सही है, परंतु आर, कारण आर गलत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज नॉट करेक्ट, तो लर्निंग के अकॉर्डिंग, सीखने के अकॉर्डिंग, अधिगम के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सोशल इंटरेक्शन हिंडर्स लर्निंग, तो सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतर्क्रिया सीखने में बाधा डालती है, पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सोशल इंटरेक्शन से हम सीखते हैं, बल्कि कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ मिलकर के हम सीखते हैं चीज़ों को, ना कि हमारी लर्निंग को गलत तरह से प्रभावित करती है ना, हमारे सीखने में बाधा डालती है। द मोस्ट मीनिंग, आगे भी देख लेते हैं, मोस्ट मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स विद इन, बिल्कुल सही है, रियल वर्ल्ड टास्क जब हम करते हैं, एक्सपीरियंसेस करके जब सीखते हैं, तो हमारी लर्निंग और भी मीनिंगफुल, हम उसको जोड़ लेते हैं, हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज दैट मेक सेंस टू देम, बिल्कुल लर्नर वही उसी नॉलेज का निर्माण करेंगे, वही नॉलेज उनके लिए अच्छी होगी जो उनको कुछ जिससे वो कुछ फील करते हो, जिससे उन्हें कनेक्शन फील होता हो, है ना। सो न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन द करंट अंडरस्टैंडिंग, जो वो नया चीज सीखेंगे वो किस पे डिपेंड होगी, उनकी करंट अंडरस्टैंडिंग पर, कि उनकी क्या समझ है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पॉलिटिकल व्यू सीख रहे हो, सोशल व्यू सीख रहे हो, तो उसमें पहले आपकी पहली प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप नई नॉलेज का निर्माण करोगे, है ना, उसी के आगे बढ़ते रहोगे, बढ़ते जाओगे, अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करते रहोगे उसी के अकॉर्डिंग। तो प्रीवियस नॉलेज से हम नई नॉलेज का निर्माण कर पाते हैं, तो न्यू नॉलेज डिपेंड होता है आपकी करंट नॉलेज पर, जो आज आपके पास है, तो बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट नहीं था, सोशल इंटरेक्शन हिंडर नहीं करती है, बल्कि आपको और भी ज्यादा आगे बढ़ाती है, एनहेंस करती है लर्निंग को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, टीचर इज डिजाइनिंग अ लेसन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद कैरिंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
of a topic according to Vygotsky theory, which of the following should the teacher consider when designing the lesson? वाइगॉत्स्की थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा सही आएगा? विभिन्न स्तर की समझ रखने वाले विद्यार्थियों के समूह के लिए शिक्षक एक पाठ योजना तैयार कर रही है। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? थोड़ा इंग्लिश में मिस टाइप हो चुका है, अलग से गलत तरीके से, हिंदी में आप देख सकते हो। विभिन्न स्तर की समझ रखने वाले विद्यार्थियों के समूह के लिए शिक्षक क्या करे? लेसन प्लान तैयार कर रही है। तो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अकॉर्डिंग उसका जो पाठ योजना है उस पर किस पर ध्यान देना चाहिए? उसे किस पर ध्यान देना चाहिए सबसे पहले? So, teachers should consider each student current level of understanding and provide appropriate support to help them to reach the next level. कि टीचर को क्या करना चाहिए? शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के वर्तमान समझ स्तर को ध्यान में रखकर अगले स्तर तक पहुंचने में सहायता हेतु उपयुक्त सहयोग प्रदान करना चाहिए. Second, teachers should only focus on students who are already at an advanced level of understanding and provide them with more needed work. कि बस उन्हीं बच्चों को हेल्प करें जिनको जो बहुत एडवांस लेवल पे हैं, है ना. शिक्षक को केवल उन विद्यार्थियों पर जोर देना चाहिए जिनकी समझ पहले से उन्नत है और देना चाहिए. या प्रॉब्लम की बच्चों ने कि खुद से ही काम करो, है ना. और एक तरह के क्वेश्चन सबको दे देंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखेंगे ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो जो करेक्ट होगा कि विभिन्न स्तर पर जब बच्चे समझ रखते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो उनके लिए जब लेसन प्लान तैयार करेंगे तो टीचर को क्या करना पड़ेगा? टीचर को हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा, ईच स्टूडेंट करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और फिर उनको उसी तरह से हेल्प दिया जाए जो उनको ज़रूरत है ना, जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Following Lev Vygotsky ideas, a teacher decided to give hints and cues to the students who were stuck on a given problem and let the student to try solve the problem again by doing so. Teacher is practicing the concept of. Lev Vygotsky के विचारों के अनुसार एक शिक्षक उन विद्यार्थियों को संकेत और संकेतक देता है, मतलब हिंट्स और क्यूज उनको देता है जो किसी दी गई समस्या पर अटक गए हैं, और फिर उन्हें उसी समस्या को पुनः हल करने का प्रयास करने के लिए देता है. तो ऐसा करके शिक्षक किस अवधारणा का अभ्यास करे? फंक्शनल फिक्सनेस का, स्कैफोल्डिंग का, एसिमिलेशन का, या फिर कलेक्टिव मोनोलॉग का? कि सामूहिक एकालाप का, है ना, या फिर आत्मसातीकरण का, स्कैफोल्डिंग का, या फिर कार्यात्मक स्थिरता का? कि बच्चों को ऐसे बोले कि आप फिक्स रहो, जो चीज़ आपको आती है वही करो, जो नहीं आती वो मत करो. तो टीचर यहाँ पर हेल्प कर रही है ना, बच्चों की हेल्प कर रही है ताकि वो समझ सके, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके आगे. तो उस लेवल तक हेल्प दे रही है जहाँ पर बच्चे नहीं कर पा रहे, फिर बच्चे खुद से करेंगे. तो इस कॉन्सेप्ट को लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? स्कैफोल्डिंग कहा गया है. तो देखो स्टूडेंट्स, आपको कितने सारे क्वेश्चन स्कैफोल्डिंग से, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से, इससे देखने को मिले, बट सबका स्टेटमेंट जो था, क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो था वो अलग था. तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है. लिव वाइगोत्स्की में आपको ये 4-5 कॉन्सेप्ट ही पढ़ने की जरूरत है, और थोड़ा कंपैरिजन कर लीजिएगा कि इसके साथ, पियाजे के साथ, तो आप आराम से आसानी से कर सकते हो. ओके. So next question, 48th question. Jean Piaget and Lev Vygotsky similar in their belief that. Jean Piaget और Lev Vygotsky कैसे एक दूसरे से मेल खाते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं? क्योंकि ये मानते हैं कि children are involved in the process of meaning making, language influences and determine thought, culture has a profound effect on the learning, development of children take place in stage like progression. तो stage like progression की बात करें तो ये सिर्फ पियाजे ने बोला था, वाइगोत्स्की ने नहीं बोला है. कल्चर का अफेक्ट सिर्फ वाइगोत्स्की ने बोला था, पियाजे ने नहीं बोला है. लैंग्वेज का भी सेम, पियाजे ने बात नहीं करी है, वाइगोत्स्की ने बात करी थी. और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, तो दोनों ने ही इस पर अपनी सहभागिता दिखाई, कि दोनों ने ही बात करी कि बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं अपनी लर्निंग में. जब तक एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक वो सीख नहीं पाएंगे चीज़ों को. ओके. सो लिव वाइगोत्स्की, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. लिव वाइगोत्स्की प्रपोज दैट, लिव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि चिल्ड्रन आर बोर्न अनरूली एंड सोसाइटी नीड्स टू टीच देम सोशल बिहेवियर. कि बच्चे अनुशासनहीन होते हैं और समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार सिखाना पड़ता है. बिल्कुल गलत है, आप बच्चे को नेगेटिव नहीं बोल सकते हो, है ना, और किसी साइकोलॉजिस्ट ने भी नहीं बोला है. तो चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट. कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है, क्वांटिटेटिवली, कि जो बड़े होते हैं उनको ज़्यादा आता है, जो छोटे होते हैं उनको कम आता है. ऐसे चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स. कि क्वालिटेटिवली अलग है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है.
चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल विच इंक्लूड टास्क दे कैन डू विद द अदर सपोर्ट, कि बच्चों में पर्याप्त संभावनाएं होती हैं कि जिनमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिनमें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। तो वाइगोत्स्की ने किस चीज के बारे में बात करी थी? वाइगोत्स्की ने बात करी थी कि बच्चों के अंदर पोटेंशियल होता है, वह पर्याप्त संभावनाएं होती है जिनमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर उनको हेल्प मिल जाए तो वो किसी टास्क को, उनकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 50। लिव वाइगोत्स्की वाज द, लिव वाइगोत्स्की कौन थे? रशियन फिलोसोफर थे, रशियन सोशियोलॉजिस्ट थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, या फिर रशियन आर्कियोलॉजिस्ट थे? द वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन थे वो, तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के ऊपर स्टडी करी, ये देखा कि बच्चे सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो खुद से ही सीखे, सोसाइटी के साथ लैंग्वेज कैसे उनकी डेवलप होती है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, कैसे वो लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यही चीज़ें, जो यही कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने बात करी थी, यही 3-4 कॉन्सेप्ट जो आपसे पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर, वही क्वेश्चन केस स्टडी के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन के बेस पे पूछा जा सकता है, कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है कि पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या कंपैरिजन है ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हर तरह के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिले हैं। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट ना, विद द नेक्स्ट थ्योरिस्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसकी जो आप बात कर सको कि जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो भी आप अभी तक पेपर में पूछे गए हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।